नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति पीसीएस के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपी आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम एपिसोड 2 की तरफ चलेंगे। मैं जनरल साइंस का खंड ले रही हूं। आज हम बात करने वाले हैं 2017 के प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों की। आज हम खंड 1 देखेंगे, पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम 2017 में आए कुछ प्रश्नों की बात इसमें कर लेंगे और कुछ प्रश्नों की बात हम दूसरे वाले पार्ट में कर लेंगे। जैसा कि आपको मैंने पिछले एपिसोड में भी ये बताया था कि हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो भी बेसिक टर्म्स आएंगे उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हम चलेंगे। मतलब आपके छोटे छोटे कंसेप्ट भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। देख लेते हैं पहला प्रश्न कौन सा पूछा गया था। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित कौन सी युक्ति है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका एमीटर यानी धारा मापी, दूसरा ऑप्शन है आपका वोल्ट मीटर यानी विभव मापी, तीसरा जो ऑप्शन है वो डायनेमो है, और चौथे ऑप्शन की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर दिया हुआ है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और ये जान लेते हैं कि ये जो आपको यंत्र दिए गए हैं इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ये ईएमआई किश्तों वाला नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है देख लीजिए। अगर हम देखें, मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं एक कुंडली से हम लगा देते हैं एक क्या तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है इसकी सूचना हमें देता है। तो हमने एक कुंडली ले ली है और हमने एक गैल्वेनोमीटर ले लिया है। साथ में हम क्या करते हैं तो एक चुंबक ले लेते हैं। चुंबक में एक नॉर्थ पोल बना लेते हैं और दूसरा साउथ पोल बना लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं चुंबक की गति करवाते हैं इस तरफ या इस तरफ, तो आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको विक्षेप देखने को मिलेगा। गैल्वेनोमीटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, विक्षेप देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम चुंबक को गति करवा रहे हैं, इसकी आपेक्षिक गति की जा रही है, तो आपको यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह देखने को मिलता है। यही क्या होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। परिवर्तित या परिवर्ती बोल लीजिए आप, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अगर क्या होता है विद्युत धारा का प्रवाह उत्पन्न होता है तो उसे क्या कह दिया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह दिया जाता है। मतलब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या हो रहा है तो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, तब आपको मामला समझ में आएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ था आपको धारा मापी नाम से ही पता चल रहा है कि धारा को मापने का काम कर रहा है, यानी करंट को मेजर करने का काम कर रहा है। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है तो करंट कितना है वो देखने के लिए, कितना एम्पियर करंट प्रवाह हो रहा है वो देखने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। वही वोल्ट मीटर का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमको क्या मेजर करना होता है तो आपको वोल्टेज मेजर करना होता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं किसका तो विभव मापी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं डायनेमो की बात करें तो ये क्या करता है तो याद रखिएगा, ये यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है किसमें तो ये विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। वही हम बात करें विद्युत मोटर की तो ये क्या करता है, आपके घर में सब में मोटर होगा, वो किससे चलता है बिजली से चलता है। तो वो क्या करता है तो विद्युत ऊर्जा को, ये ध्रुव है, विद्युत ऊर्जा को क्या कन्वर्ट करता है तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये याद रखिए। अब हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर हम किसकी गति करवाएंगे, यदि हम चुंबक की गति करवाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा विद्युत धारा का प्रवाह देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्यों विद्युत धारा का प्रवाह देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स परिवर्तित होता है। जब हम किसी भी मैग्नेट को मूव कराते हैं तो वहां पे क्या होता है कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब फ्लक्स क्या हुआ, फ्लक्स किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। देखिए ये एक क्या है चुंबक है। अब इसमें जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस गुजरेगी इसे ही क्या कह दिया जाता है तो फ्लक्स कह दिया जाता है। 1 2 3 तो इसमें फ्लक्स कितना होगा तो 3 होगा, ये फ्लक्स है। ये कह रहा है जब भी हम क्या करते हैं इसकी गति कराते हैं
तो इसमें सबसे पहले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फिर परिवर्तन होता है विद्युत वाहक बल में यानी ईएमएफ में परिवर्तन होता है, और फिर परिवर्तन होता है किसमें, तो विद्युत धारा में परिवर्तन होता है। क्या कह रही हूं मैं, जैसे ही चुंबक की गति कराई जाती है तो कुंडली में सबसे पहले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसके बाद विद्युत वाहक बल और कुछ नहीं है, वोल्टेज ही है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो फ्लक्स में परिवर्तन होने से वोल्टेज में परिवर्तन होता है, और वोल्टेज में परिवर्तन होने से क्या होता है, तो करंट में परिवर्तन आता है। यही क्या कहता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है। इसमें भी क्या कहा जा रहा है, यांत्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा की बात की जा रही है, चुंबक से परिवर्तन हो रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और ये किसमें आपको देखने को मिल रहा है, ये इलेक्ट्रिक मोटर में देखने को मिल रहा है क्या, तो नहीं देखने को मिल रहा है। ये किसमें देखने को मिलता है आपको, डायनेमो जो है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ताप के निम्नलिखित में से कौन से पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। देख लीजिए ऑप्शन में आपको ये चारों ताप को मापने के मात्रक दिए हुए हैं। क्या क्या दिया गया है, सेल्सियस दिया गया है, फ़ारेनहाइट दिया गया है, केल्विन दिया गया है और रियूमर दिया गया है। ठीक है, ये चार जो दिए हैं आपको पैमाने दिए गए हैं जिसमें हम क्या करते हैं, तो तापमान को मापते हैं। अगर विस्तार से समझे चीज़ें को तो हम देख लेते हैं, एक हम रेफरेंस मान लेते हैं किसको, डिग्री सेल्सियस को। देख लीजिए जब हम बीमार पड़ते हैं या हमें बुखार होता है तो जनरली आपको देखने को मिल जाएगा कि लोग बोलते हैं कि मुझे 99 डिग्री सेल्सियस बुखार है। हम यही समझते हैं कि वो डिग्री में मामला चल रहा है, लेकिन डिग्री में मामला नहीं चलता है। जो हम 98.6 डिग्री की बात करते हैं वो है फ़ारेनहाइट, जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में हम बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। मतलब घर में अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको 99 डिग्री बुखार है तो वो किस में बात की जा रही है, तो याद रखिएगा वो फ़ारेनहाइट में बात की जा रही है, वो सेल्सियस में बात नहीं की जा रही। इसके माध्यम से अभी जो हम बात करने वाले हैं, हम एक बार रिलेशन देख लेंगे किसमें, तो सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में और रियूमर में क्या देख लेंगे, रिलेशन देख लेंगे। सबसे पहले तो हमने बात की है सबसे पहले किसकी, हम बेस किसको बना रहे हैं, हम सेल्सियस को बना रहे हैं। आगे चलते हैं और लिख लेते हैं क्या, तो केल्विन लिख लेते हैं, और आगे हम फ़ारेनहाइट लिख लेते हैं, और उसके आगे रियूमर लिख लेते हैं। ठीक है, इसके आगे लगा दीजिए डिग्री। तो अगर हम बात करेंगे किसको, सेल्सियस से किस में कन्वर्ट करने की बात करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करने की बात करेंगे, तो क्या होता है, सेल्सियस जितना भी दिया हो उसमें अगर 273 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको केल्विन मिल जाएगा। ठीक है, वहीं हम बात करें फ़ारेनहाइट की तो होता है 9/5 C यानी सेल्सियस प्लस 32 अगर जोड़ देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं हम बात रियूमर की करें तो 4/5 अगर सेल्सियस हम कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, तो रियूमर मिल जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, और सेल्सियस से किससे बदलने की बात कर रहे हैं, रियूमर में बदलने की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मामला होता है, अगर मैं बात करूँ, आपने सुना होगा कि डिग्री, अगर हम अभी सर्दी में चलेंगे, अगर बहुत अधिक सर्दी देखने को मिलेगी तो माइनस में मामला चलता है। अगर -4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और अगर हम यहाँ पे -4 + 273 कर दें तो यहाँ पे क्या मान मिलेगा, हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे 269 केल्विन मिल जाएगा। तो ये तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। एक चीज़ क्लियर है कि जो सेल्सियस है वो नेगेटिव में हो सकता है, क्योंकि हमने सुना है तापमान 0 से नीचे चला जाता है तो माइनस में टेम्परेचर होता है। तो आप सेल्सियस के लिए तो सुनिश्चित हो सकते हैं कि ये माइनस में हो सकता है। वही हम बात करें केल्विन की तो अगर हम -273 + 273 कर लें तो ये 0 हो जाएगा, 0 केल्विन हो जाएगा, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, इसके नीचे मामला नहीं जाता है। तो याद रखिएगा कि कभी भी केल्विन आपको नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सेल्सियस हो सकता है नेगेटिव में, केल्विन नेगेटिव में नहीं हो सकता। वहीं हम इसकी बात करें तो अगर आप यहाँ पे ले लें
-25 डिग्री ले लिए, सेल्सियस की बात कर रहे हैं, 9/5 यहाँ पे कर देते हैं, प्लस 32 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -45 प्लस 32, तो ये -13 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। मतलब ये भी क्या हो सकता है, तो नेगेटिव में हो सकता है। और इसका मामला तो बहुत ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पे आप 5 ले लीजिए, यहाँ -25 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो ये 5 कट जाएगा, और -20 डिग्री क्या हो जाएगा, रीयूमर हो जाएगा, तो ये भी माइनस में हो सकता है, ये भी माइनस में हो सकता है, ये भी माइनस में हो सकता है, और ये भी माइनस में हो सकता है, लेकिन आपको केल्विन माइनस में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है कि कभी भी आपको केल्विन जो है, जो तापमान मापने का एक मात्रक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। -273 प्लस 273 वाला जो मामला था, अगर सेल्सियस में इसको ले लिया जाए तो ये एब्सोल्यूट 0 हो जाता है, इससे ज़्यादा नीचे हम नहीं जा सकते। तो केल्विन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि दो समान द्रव्यमान, किसकी बात की जा रही है, समान द्रव्यमान की बात की जा रही है, कि वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं के अनुपात दिए गए हैं आपको 4:9, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या समझना है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं ऊर्जा क्या होती है। हमारे अंदर कितनी एनर्जी है वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, हम कितना काम कर सकते हैं ये डिफाइन करेगा कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी है। हम ये बोलते हैं कि युवा अवस्था में हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। इसका मतलब क्या है कि हम युवा अवस्था में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, हमारे अंदर काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और ऊर्जा को भी हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि काम करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, तो ऊर्जा कहलाती है। अब ऊर्जा बहुत तरीके की होती है, जैसे आंतरिक ऊर्जा हो गया, आणविक ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तो गतिज ऊर्जा की बात की जा रही है। देखिए, हम अगर ऊर्जा को एनर्जी के, अगर हम किसके यांत्रिक ऊर्जा को परिभाषित करें, किसकी बात की जा रही है, एनर्जी के एक सब टाइप की बात की जा रही है। एनर्जी का ही एक प्रकार है कि एक यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा को हम दो हिस्से में बांटकर देख सकते हैं। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, जिसे क्या कहा जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। वही दूसरा क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। वही गतिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो PE बराबर हो जाता है आपका mgh हो जाता है, mdh नहीं, mgh हो जाता है, जहाँ पे m क्या है, तो मास है यानी वस्तु का द्रव्यमान है। g की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और h क्या है, तो यहाँ पे आपका हाइट हो जाता है आपका h। ठीक है, वही हम बात करें किसकी, तो हम अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ke बराबर क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर हो जाता है, जहाँ पे m क्या है, तो द्रव्यमान है यानी मास है, और v क्या है, तो याद रखिएगा कि वेलोसिटी है। ये आप ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी कितनी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वेलोसिटी इम्पैक्ट करती है। वहीं हम किसकी बात करें, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो हाइट इम्पैक्ट करती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे अगर कोई ग्लास रखी हो, ठीक है, तो क्या कहेंगे, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई ग्लास रखी है तो वस्तु का द्रव्यमान तो है ही, उसकी हाइट तो है ही, साथ में क्या होता है, उसमें जो गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे की ओर, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है नीचे की ओर, वो क्या होता है, तो काउंट हो जाता है और क्या बन जाती है, स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। अब मैं क्या करती हूँ, ग्लास को उठाती हूँ और नीचे फेंक देती हूँ, तो वो क्या हो गया कि ग्लास की गति के कारण जो ऊर्जा हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। मैंने क्या कहा, अगर ग्लास रखा है या कोई भी सामान रखा है, उसके रखे हुए होने के कारण, उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। लेकिन जब वो गतिक अवस्था में आ जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए क्या होता है, गतिज ऊर्जा में वेलोसिटी मैटर करती है, वेग मैटर करता है।
क्योंकि वो किसमें है, वस्तु गति अवस्था में है, ना कि स्थिति अवस्था में है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक चीज यहाँ से प्रश्न के लिए हमको लेके जाना है क्या, कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो 1/2mv² होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा था कि दो वस्तु दिए हैं, यानी हम बात कर लेते हैं m1 और एक और वस्तु की बात कर लेते हैं m2। दो वस्तु है, दोनों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया है, यानी दिया है ke1 बटा ke2 बराबर क्या है, तो 4:9 है। यहाँ पे लिखा है समान द्रव्यमान है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये भी m है और m1 बराबर m2 है, यानी ये भी m है और ये भी m है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम जमा लें तो आपका ke1 क्या होगा, तो हाफ mv1 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे ke2 क्या हो जाएगा, तो हाफ mv2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो देखिए हाफ हाफ हो जाएगा कैंसिल, m द्रव्यमान समान था तो हो जाएगा कैंसिल। मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ke1 बटा ke2 का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा v1 का स्क्वायर बटा v2 का स्क्वायर। देखिए इसका मान आपको दिया हुआ था, अनुपात आपको दिया है 4/9, तो ये हो जाएगा 4/9 बराबर v1/v2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको। अब ये मामला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका v1/v2 इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको स्क्वायर रूट में ले आइए, यानी वर्गमूल करना होगा। अगर यहाँ से आपको वर्ग हटाना है तो ये वर्गमूल कर देंगे, तो मामला क्या हो जाएगा, v1/v2 इक्वल्स टू 2/3। और ये पूछा भी आपसे यही गया था, तो कि उनके वेगों का अनुपात आपको बताना है। तो वेगों का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 होगा। मतलब कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। समझ में आया इतना बात? आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि आपको एक अनुपात दिया है, यानी काइनेटिक एनर्जी का अनुपात दिया है, और वेग का अनुपात आपसे यहाँ पूछा था। अगर उल्टा भी कर देता तो आप ये फॉर्मूले से क्या कर सकते थे, तो आसानी से निकाल सकते थे। तो ये इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाता है, तो बी आपका सही हो जाता है, 2/3 होगा। आगे चलते और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। किसकी बात की गई है, तो ऊष्मा की बात की गई है। अब देखिए तापमान और ऊष्मा दो अलग अलग चीजें हैं और दो अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन इसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि ऊष्मा क्या होती है और ताप क्या होती है। मैं जानती हूँ आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आज हम समझ लेंगे कि ऊष्मा और किसमें, ताप में क्या डिफरेंस है, ये हम जानेंगे। जैसे कि आप देखिए, एक आप किसमें, एक पतीले में क्या बैठाते हैं, आप गर्म पानी बैठाते हैं, किसमें, गैस में बैठाते हैं, आग लगाते हैं, पानी क्या होगा, तो गर्म होगा। यानी गैस की ऊर्जा कहाँ ट्रांसफर हो रही है, पानी में ट्रांसफर हो रही है। अगर कोई चीज गर्म हो रही है तो क्या होगी, उसमें ऊष्मा होगी। तो ऊष्मा क्या हुआ, एक प्रकार की ऊर्जा हुई। और कितना गर्म हुआ है ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें थर्मोमीटर डालना पड़ेगा। थर्मोमीटर डाल के हम ये बताएंगे कि उसमें कितनी डिग्री, अभी हमने बात की है तापमान के मात्रकों की, डिग्री की बात की है, डिग्री सेल्सियस की बात की है, डिग्री फ़ारेनहाइट की बात की है, हमने रियूमर की बात की है, हमने केल्विन की बात की है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये तापमान को मेजर करने की बात कर रहे हैं। मतलब जो इसमें ऊष्मा है वो क्या हो रही है, तो तापीय ऊर्जा जो प्रवाहित हो रही है इसमें, वो है ऊष्मा। और उस ऊष्मा को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम तापमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलने का मतलब क्या हुआ, ऊष्मा एक ऊर्जा है, लेकिन तापमान कोई चीज कितनी गर्म है ये मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो तापमान का इस्तेमाल करते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। अभी हमने बात की थी ऊर्जा की, ऊर्जा की बात की थी हमने। ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की क्षमता है। अगर हम ऊर्जा की इकाई की बात करें तो आपको कैलोरी और जूल जो है वो एसआई मात्रक है, जो स्टैंडर्ड मात्रक होता है, और सब जगह यही इंटरनेशनली यही एक्सेप्ट किया जाता है। क्या एक्सेप्ट किया जाता है, एसआई यूनिट को एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब एनर्जी का मात्रक क्या होगा, जूल और क्या है,
जूल और कैलोरी तो होगा ही, SI मात्रक है। साथ में अगर हम अर्ग की बात करें तो अर्ग जो होता है वो CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के तौर पर हम मापें तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका मात्रक अर्ग मिल जाता है। लेकिन सेंटीग्रेड की बात की थी हमने, डिग्री सेल्सियस की बात हमने की थी, ये किसका मात्रक है, ये ताप का मात्रक है, तापमान का मात्रक है। जबकि ये तीनों किसके मात्रक है, तो ये तीनों ऊष्मा के मात्रक है। और मैंने अभी समझाया है कि ऊष्मा और तापमान में डिफरेंस है। क्वेश्चन को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो ऊष्मा के मात्रक है, जबकि ऑप्शन ए में आपको क्या दिया गया है, तो तापमान का मात्रक दिया गया है। एक ही प्रश्न पत्र में आपको तापमान से संबंधित 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। अब ये संभावना है कि आगे भी आपको देखने को मिलेगा। अगर ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं तो तापमान पर आधारित कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऊष्मा नहीं बल्कि तापमान का मात्रक है। तो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। नाशी शब्द से क्या समझ में आ रहा है कि खत्म करने वाला, नष्ट करने वाला। तो शाकनाशी कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं आपको, क्लोरपाइरीफॉस दिया गया है, याद रखिएगा क्लोरपाइरीफॉस जो है वो जो है खरपतवार नाशी है। खरपतवार का मतलब क्या होता है, जब हम, अगर आपने खेती की होगी या फसल उगाए होंगे तो आपको पता होगा कुछ अननेसेसरी प्लांट उग जाते हैं, उसको मारने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग क्लोरपाइरीफॉस का इस्तेमाल करते हैं। वहीं यहाँ पे कार्बेडाजिम दिया हुआ है। कार्बेडाजिम क्या करता है, तो ये कवकनाशी है, यानी कवक को मारने का काम करता है। वहीं हम बात करें किसकी, क्विनोलफॉस की, तो ये कीटनाशी है, यानी कीटों को मारने के काम आता है। और साथ में हम बात करें ब्यूटाक्लोर की, तो ये क्या है, तो शाकनाशी है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ब्यूटाक्लोर जो है वो एक प्रकार का क्या है, तो शाकनाशी है। बाकी खरपतवारनाशी है, ये कवकनाशी है, और ये क्या है, तो कीटनाशी है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कौन से नंबर के प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 की। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं है, ये नहीं किया जा सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम 2 शब्द समझ लेते हैं। कौन कौन से 2 शब्द, एक बहुलक और दूसरा जैव निम्नीकृत। पहले जैव निम्नीकृत समझ लेते हैं। वे पदार्थ जिन्हें कवक, बैक्टीरिया, पराबैंगनी तरंगों के माध्यम से यानी प्राकृतिक तौर पर हम अपघटित ना कर पाए, उसे क्या कहा जाता है, तो जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा जाता है। मतलब जैव निम्नीकरण किया जा सकता है, उन्हें क्या कैसे कहा जा सकता है, तो जो प्राकृतिक तौर पर अपघटित किए जा सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो जैव निम्नीकृत पदार्थ कहा जाता है। तो यहाँ आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है, किन्हें जैव निम्नीकृत यानी बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं बहुलक की। बहुलक क्या है, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, बहुलक है, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। पॉलीमर से नाम से ही समझ में आ रहा है बहुत सारा है। अगर हम बात करें, अगर दैनिक जीवन से हम उदाहरण ले लें, एक मोतियों की माला ले लीजिए। अगर उसमें एक मोती दूसरे मोती से जुड़ती है और ऐसे कई मोतियां जुड़ती है तो ये क्या बनती है, माला बनती है। सेम वही बात है कि जब एक लक बहुत सारे जुड़ जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुलक में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक मोती को आप मोनोमर मान लीजिए और पूरी माला को क्या मान लीजिए, तो पॉलीमर मान लीजिए। जैसे आप पॉलीथीन सुने होंगे, किससे बनता है, तो एथीन से बनता है। एथीन का फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ये जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं, n नंबर में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है आपका, तो पॉलीथीन बन जाता है, ये ध्यान रखिए। तो क्या मामला है, बहुलक क्या होता है,
एक लग को यदि हम जोड़ते चले जाएंगे और एक लंबी श्रृंखला बना लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बहुलक में कन्वर्ट हो जाता है। क्या पूछा जा रहा है, कौन सा ऐसा बहुलक है जो जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं कि कौन सा बहुलक है। ये सारे एग्जाम्पल जाहिर तौर पर किसके दिए गए हैं, तो आपको पॉलीमर के एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। तो देख लीजिए, सेल्यूलोज जो है इसका मोनोमर क्या होगा, यानी एकलक क्या होगा, तो ग्लूकोज है। पहले तो ये बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्च की बात करें तो इसका भी मोनोमर क्या है, ग्लूकोज है। प्रोटीन की बात करें तो इसका मोनोमर क्या है, तो एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड की बात हमने एपिसोड 1 में भी की है, कैसे दिखता है वो एमिनो एसिड, तो आप लिख सकते हैं एमाइन ग्रुप इसमें देखने को मिलता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलता है। तो एमिनो एसिड का जो फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा होता है। तो आपको किस में देखने को मिलेगा, तो प्रोटीन का मोनोमर क्या देखने को मिलेगा, तो एमिनो एसिड देखने को मिलेगा। अब ये तीनों जो है वो प्राकृतिक रूप से क्या किए जा सकते हैं, तो अपघटित किए जा सकते हैं और हमारे शरीर के अंदर भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया इसे क्या कर रहे हैं, अपघटित कर रहे हैं। सेल्यूलोज की बात करें, स्टार्च की बात करें, चाहे प्रोटीन की बात करें, ये तीनों अपघटित किए जा सकते हैं, लेकिन पीवीसी को अपघटित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संश्लेषित होते हैं और बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। पीवीसी को बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता, जैव रूप से निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दिया गया है एल्यूमिनियम, सामने दिया गया है बॉक्साइट, कॉपर दिया गया है, सामने दिया गया है सिनेबार, जिंक दिया गया है, उसके सामने दिया गया है कैलामाइन, और आयरन दिया गया है, उसके सामने क्या दिया गया है, हेमेटाइट। इसमें आपको दो बातें समझनी पड़ेगी। कौन सी दो बातें हैं, कि एक बात खनिज क्या होता है और दूसरा क्या होता है, अयस्क क्या होता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम समझ लेते हैं। कोई भी मिट्टी का ढेला उठाइए, आप मिट्टी का ढेला आप उठा लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे यौगिक और तत्व देखने को मिलेंगे। आप नहीं कैटेगराइज कर पाएंगे कि उसमें आपको कौन सा मिनरल्स देखने को मिल रहा है, ये आप कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कोई विशेष क्षेत्र में जाएंगे, जैसे अगर हम दल्ली राजरा की बात करें तो आपको आयरन ओर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। तो उस मिट्टी में क्या होता है, तो पर्टिकुलर कोई मिनरल्स बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसे क्या कह दिया जाता है, अयस्क कह दिया जाता है। किसकी बात कर रही हो, अगर नॉर्मल अगर भूपर पट्टी में बात करें तो बहुत सारे यौगिक और तत्व देखने को मिलेंगे, तो ये हो जाता है खनिज। ऐसा खनिज जिसमें कुछ विशेष तरीके से क्या पाया जाए, मेटल्स पाए जाए, नॉन मेटल्स पाए जाए, तो वो क्या हो जाता है, तो अयस्क हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब अयस्क में हो जाते हैं बहुत सारी क्या होती हैं, तो अशुद्धियाँ भी मौजूद होती है। तो उन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। भूपर पट्टी में पाए जाने वाले तत्व और यौगिक क्या हैं, तो खनिज हैं। अगर कोई ऐसा खनिज जिसमें कोई स्पेशल तत्व पाया जा रहा है, वो क्या है, अयस्क है। अयस्क में कुछ अशुद्धियां पाई जाती है, जिसे अलग करके ही हम क्या करते हैं, तो एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन प्राप्त करते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, तो गैंग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, सामने आपको दे दिया गया है मेटल और उसके आगे दिया गया है कौन कौन से ओर से प्राप्त होते हैं। किसी ना किसी अयस्क से प्राप्त होंगे कोई ना कोई मेटल। तो एल्यूमिनियम दिया है और सामने बॉक्साइट दिया गया है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2O3.2S2O। देख के ही पता चल रहा है कि इससे आपको क्या मिल जाएगा, तो एल्यूमिनियम मिल जाएगा। यानी ये जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच है। कॉपर की बात करें तो सामने सिनेबार दिया हुआ है। सिनेबार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 4 जितना मार्क लगाना है लगा लीजिएगा। HGS होता है, जहाँ पे Hg क्या है, तो पारा है। यानी इस अयस्क से क्या निकाला जा सकता है, पारा निकाला जा सकता है। मतलब ये करेक्टली मैच नहीं है। आगे हम देख लेंगे कि कॉपर आप किससे निकाल सकते हैं। तो ये करेक्टली मैच नहीं है। वहीं जिंक दिया गया है और सामने दिया गया है कैलामाइन दिया गया है। तो कैलामाइन का क्या होता है, ZnCO3 होता है। इसमें दिख ही रहा है आपको क्या है, Zn है।
तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्टली मैच है। वहीं आयरन के आगे क्या दिया गया है, तो हेमेटाइट दिया गया है। हेमेटाइट का मामला क्या होगा, Fe2O3 होगा। वहीं मैग्नेटाइट क्या होगा, Fe3O4 होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, तो आयरन दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर नहीं है, यानी करेक्टली मैच नहीं है। इस ओर से सीने बार से पारा निकाला जा सकता है, लेकिन कॉपर नहीं निकाला जा सकता। अब कॉपर किससे निकाला जा सकता है वो देख लेते हैं। कॉपर के लिए आप कॉपर पायराइट से और क्यूप्राइट से आप कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। पायराइट मतलब क्या हुआ, CuFeS2 हुआ, और क्यूप्राइट यानी क्या हुआ, C2O हुआ। तो दोनों से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। सीने बार किसके लिए है, तो पारा के लिए है, मतलब आपका ऑप्शन बी क्या हो जाता है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, यानी गलत है। आगे चलते और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। समुद्री घास किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आयोडीन के लिए, क्लोरीन के लिए, या ब्रोमीन के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आयोडीन है वो समुद्री घास में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और आयोडीन हमारे मस्तिष्क के लिए, कोई शिशु जब बड़ा हो रहा है उसके लिए, थायराइड के लिए, आपने सुना होगा कि आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साथ में कहाँ आपको विशेष तौर पर देखने को मिलेगा, तो समुद्री घास में आपको आयोडीन देखने को मिलेगा, ना तो ब्रोमीन ना तो क्लोरीन, कुछ भी देखने को आपको समुद्री घास में देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या ऑप्शन सही हो जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, यानी प्रश्न नंबर 9 की। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये पीछे के शब्दों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जब हम प्रेशर में होते हैं तो ये शब्दों पर गौर नहीं करके गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। तो क्या पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको दो चीजें इसमें पता होनी चाहिए। पहला तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए किसकी जरूरत होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जब भी कोई पौधा भोजन बनाता है, जैसे हमको भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे पत्तियों को भी, पौधों को भी भोजन की ज़रूरत होती है। कैसे भोजन बनाता है आपको पता होगा, इसमें हरित लवक पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, तो भोजन बनाते हैं। कैसे भोजन बनाते हैं, देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है 6CO2 प्लस 12H2O, क्या बनाते हैं ये, C6H12O6 प्लस 6O2 बनाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। मतलब पेड़ पौधे आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और क्या निष्कासित करते हैं, ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं। इसलिए अगर ऑक्सीजन की मात्रा को हमको पर्याप्त रखना है वातावरण में, तो इसलिए कहा जाता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये चीज़ कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में आपको ज़रूरत होती है एक तो हरित लवक की, जिसकी बात की हमने, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। दूसरी ज़रूरत होती है प्रकाश की, यानी सूर्य के प्रकाश की। तीसरी ज़रूरत जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और चौथी ज़रूरत होती है वो ज़रूरत होती है जल की। इससे वो क्या बनाते हैं, तो याद रखिएगा ग्लूकोज बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, तो ऑक्सीजन बनाते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही ऑप्शन में दिया हुआ था, किसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो सनलाइट की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाता है, बी उत्तर आपका सही हो जाता है। तो इन 9 प्रश्नों की बात हमने कर ली है, वो कौन से ईयर के हैं, तो 2017 के 9 प्रश्नों की बात हमने कर ली है। अगले वीडियो में हम बाकी बचे क्वेश्चन के जो 2017 के प्रश्न पत्र में आए हुए हैं वो प्रश्न पूरे कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।